साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आप कोटा के ऑपरेशन थिएटर से पके हुए मोतियाबिंद यानी कि वाइट मेट्रो कैटरेक्ट में टॉपिकल फिको पद्धति से मोतियाबिंद का ऑपरेशन लाइव दिखाने जा रहा हूं। साथियों ये पका हुआ मोतियाबिंद है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुतली है वो भी छोटी है। ऐसे केसेज में जब छोटी पुतली होती है, जब पुतली पूरी तरह से फैल नहीं पाती तो ऑपरेशन करना और रिस्की हो जाता है और जटिल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कैप्सूल स्टेनिंग। तो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से एक एयर बबल को हमने डाला है और एयर बबल के अंदर एक विशेष प्रकार की डाई है जिसको हम ट्राइपेन ब्लू डाई कहते हैं। ये नीले रंग की डाई होती है साथियों। तो नीले रंग की डाई से इसको हमने स्टेन किया कैप्सूल एंटर कैप्सूल को। अब उसके पश्चात आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये एक विशेष प्रकार का विस्कोइलास्टिक इंजेक्शन है जिसको हाथ में डालने से पुतली थोड़ी सी बेटर हुई है, बड़ी हुई, चौड़ी हुई है। अब आप देख पा रहे हैं कि दूसरा साइड फोल्ड इंसिजन है जो कि हम रोलर ब्लॉक लगा रहे हैं और जो मेन इंसिजन है वो लगभग टेम्पोरल साइड में लगाया जा रहा है। ये मेन इंसिजन है जिसको हम मेन इंसिजन कहते हैं, लगभग 2.8 मिलीमीटर का है। इसके पश्चात अब हम रेक्सिस करेंगे, कैप्सूल रेक्सिस स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप है वो कैप्सूल रेक्सिस होता है। अब कैप्सूल रेक्सिस के लिए आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जो स्टेन करने के पश्चात मतलब मोतियाबिंद का जो कैप्सूल है उसको स्टेन करने के पश्चात जब ये आप देख पा रहे हैं कैप्सूल रेक्सिस स्टेप। और ये किस प्रकार से ये जो कैप्सूल है ये नीले रंग का दिखाई दे रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं। और ये स्टेन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें कैप्सूल रेक्सिस करना आसान हो जाता है क्योंकि नीले रंग में रंग जाता है। ये देख रहे हैं आप नीले रंग में रखने के पश्चात कैप्सूल रेक्सिस करना आसान हो गया है। और ये देखिए कैप्सूल रेक्सिस पूरा हो चुका है। अब मैं शार्प चॉपर के माध्यम से मोतियाबिंद को निकालूंगा। ये फेको प्रोब आप देख पा रहे हैं, मेरे बाएं हाथ में फेको प्रोब है और मेरे दाहिने हाथ में ये चॉपर है, शार्प चॉपर है। अभी जब मैं प्रेस करता हूँ तो फेको प्रोब से फ्लूइड निकल रहा है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो अब संपन्न हुआ। अब इसके पश्चात में जो आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं जो इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा सा ब्लेंडिंग के थ्रू मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। तो ये मोतियाबिंद आपको दिख रहा है और ये किस प्रकार से आँख के अंदर देखो तो हमने डाला है। और ये देखिए आप मोतियाबिंद को हमने देखो प्रोब के माध्यम से इम्पेल किया है। इम्पेल करने के पश्चात चॉपर से इसको काटा है। ये देखिए आप चॉपर से 2 टुकड़े हो गए इसके। ये इस प्रकार से मोतियाबिंद के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब 2 टुकड़े होने के पश्चात से हम इसके फिर से टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़े होने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। और छोटे छोटे टुकड़े करने के पश्चात इसको निकाला जा रहा है। ये पूरा आप लाइव देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मोतियाबिंद हम निकाल रहे हैं तो पुतली और छोटी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम इसको राशि का उपयोग करेंगे जिससे पुतली और चौड़ी होगी। और इसको राशि का उपयोग करने के पश्चात इसमें आप देखें पुतली आ भी रही है। इसको हम तो ऐसी स्थिति में इसको हम फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम कहते हैं। ये फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम जो है फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम ये है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटिटी है जो कि नॉर्मली ये प्रोस्टेट पीड़ित लोगों में होती है। जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती है उनको ये देखी जाती है। अब ये देख रहे हैं कि पुतली में किस प्रकार से मोतियाबिंद को निकाला जा रहा है और किस प्रकार से ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है आपकी छोटी पुतली के अंदर। और किस प्रकार से ये मोतियाबिंद को देख रहे हैं आप तोड़ा जा रहा है और टुकड़े कर करके इसको निकाला जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी स्थिति में जो आइरिस होती है वो आइरिस जो होती है वो पूरी तरह से फैलती नहीं है। डायलेटर मसल्स उसके पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से
देखने में परेशानी आती है, सर्जन को दिखाई देता नहीं है। और ये नॉर्मली उन लोगों में होती है जिनमें प्रोस्टेट की समस्या होती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, जिसको हम फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम, यानी कि IFIS। तो आप देख पा रहे हैं IFIS तरीके से इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम, जिसके माध्यम से पुतली जो है वो पूरी तरह से चल नहीं पाती है। और IFIS जब होता है तो फिर इसमें क्या होता है कि आँख की जो पुतली होती है उसकी जो मसल जो उनकी दायरा मसल होती है वो पूरी तरह से काम नहीं करती है, उनका डिस्यूज एट्रोफी हो जाता है, जिसके कारण पुतली जो होती है पूरी तरह से चलती नहीं है और आइरिस कोलस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइरिस कोलस होने के कारण पुतली बार बार जहाँ से हमने इंजेक्शन लगाए वहाँ आती है। और इसमें देखना है कि हम जो मात्र सेंटर में जो 5 मिलीमीटर का एरिया है उसमें हम काम कर रहे हैं। और ये ऑपरेशन मोतियाबिंद पूरा निकलने वाला है, ऑलमोस्ट लगभग 50% से ज़्यादा मोतियाबिंद निकल चुका है। और जो बचा हुआ है तो देखना है आप किस प्रकार से हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। अब हम विस्कोलास्टिक डालेंगे जिससे कि कॉर्निया प्रोटेक्शन रहे, कॉर्निया प्रोटेक्ट रहे। विस्कोलास्टिक आप देख रहे हैं ये जेलीनुमा सब्सटेंस है, एक विशेष प्रकार का जेलीनुमा पदार्थ है। और ये जेलीनुमा पदार्थ होता है, ये जब आँख में छोड़ रहे हैं हम तो इसमें सोडियम हाइलुरोनेट और कॉन्ड्रोटिक सल्फेट, सोडियम हाइलुरोनेट और कॉन्ड्रोटिक सल्फेट दो पदार्थ होते हैं। और ये देखते हैं कि जेलीनुमा पदार्थ है। और जेलीनुमा पदार्थ जो है ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आँख के जो कॉर्निया के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो बहुत ही नाजुक कोशिकाएं होती हैं जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, इसको ये बचाता है ये जेलीनुमा पदार्थ। अभी देख रहे हैं किस प्रकार से मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हो चुका है, पूरी तरह मोतियाबिंद बाहर आ चुका है। और ये छोटे से पुतली में यानी कि फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम वाले केस में संभव हुआ है। और ये देख रहे हैं आप इसमें अब हम फेकुटी यानी कि पैरामीटर को कम करेंगे, छोटा सा मोतियाबिंद छुपा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये छोटा सा मोतियाबिंद जो कि छुपा हुआ है, ये देखिए आप थोड़ा छोटा हुआ है, ये इसका टुकड़ा जो छूटा हुआ है, ये देखिए आप। कई बार ऐसे केसेस में जब पुतली छोटी होती है तो मोतियाबिंद जो टुकड़ा होता है कई बार आइरिस के पीछे रह जाता है, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से टुकड़ा छोटा होता है। अब ये पूरी तरह से ऑपरेशन हो चुका है। अब लेंस डाला जाएगा 45 मिनट के बाद। और पुतली जो है इसमें लगभग 3 से 4 मिलीमीटर पुतली है। अब 3 से 4 मिलीमीटर पुतली साइज में मोतियाबिंद ऑपरेशन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ऑपरेशन सफल हो चुका है, मोतियाबिंद निकाला जा चुका है। और ये पूरी तरह से दर्द रहित ऑपरेशन था, इसमें कोई दर्द नहीं हुआ, किसी तरह की तकलीफ नहीं। तो तकलीफ हुई क्या आपको बाबूलाल जी? हाँ, बाबूलाल जी बता रहे हैं कोई तकलीफ नहीं हुई। अब हम लेंस प्रत्यारोपण की तरफ जाएंगे। लेंस प्रत्यारोपण देख रहे हैं आपकी इसमें छोटी सी पुतली में टेक्निस 1 पीस जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस 1 पीस लेंस डाला जाएगा। ये लेंस का पावर है 21 डायप्टर, जॉनसन एंड जॉनसन विजन 21 डायप्टर का 21 नंबर का लेंस डाला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कार्ट्रिज है और कार्ट्रिज के में हमने ये 1 पीस लेंस है, टेक्निस 1 पीस लेंस जॉनसन एंड जॉनसन विजन का। और ये टेक्निस 1 पीस जो लेंस है ये इसको कार्ट्रिज में लगाया जाएगा। और कार्ट्रिज में लगाने के पश्चात हम इसको हेमरॉइड इंजेक्टर से हम आँख के अंदर प्रत्यारोपित करेंगे। और ये प्रत्यारोपण मात्र 3 मिलीमीटर या 3.5 साढ़े 3 मिलीमीटर की पुतली के थ्रू किया जाएगा। पूरा मोतियाबिंद ऑपरेशन है वो 3.5 से 4 मिलीमीटर पुतली के बीच में किया गया। ये पका हुआ वाइट बेंच कैटरेक्ट था जिसमें हमने शार्प चॉपर का उपयोग किया। और फेको पैरामीटर्स जो थे हमारे, वो फेको पावर था 30%, वैक्यूम था 350 और फ्लो रेट थी 28 एमरॉइड इंजेक्टर के माध्यम से। अब लेंस जो है ये 2.8 मिलीमीटर के सूक्ष्म चीरे से लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ेगा। अब देख पा रहे हैं आप ये पुतली साइज है 4 मिलीमीटर, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर मान लीजिए।
और इस प्रत्यारोपण हैं कि किस प्रकार से 4 मिलीमीटर पुतली के बीच में जॉनसन एंड जॉनसन वेरिएंट का 21 डायरेक्टर का टेक्निक 1 पीस लेंस का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। ये एमराल्ड इंजेक्टर के माध्यम से देखिए आप किस प्रकार से लेंस अंदर जाके खुल रहा है और ये पूरी तरह से कैप्सुलर बैग के अंदर जा चुका है और ये पूरा ऑपरेशन जो है मात्र 10 मिनट में संपन्न हुआ। और आप देख लें कि किस प्रकार से आप इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से आप इसको राशि निकाला जाएगा। इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से इसको राशि को निकाला जा रहा है और पूरा का पूरा ऑपरेशन लगभग 10 मिनट में संपन्न हुआ। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था क्योंकि पुतली जो थी इनकी वो प्रोस्टेट समस्या के कारण पूरी तरह से फैल नहीं पाई थी और इसीलिए कम फैलने के कारण इसमें ऑपरेशन बड़ा जटिलतापूर्ण था। लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और इसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई जटिलता पैदा नहीं हुई। हालांकि जटिल ऑपरेशन था लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से वो पद्धति से सूर्य चिकित्सालय के ओटी में आज 16 जुलाई को लगभग 4:45 बजे संपन्न हुआ। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बाबूलाल जी शर्मा जो कि एक सीनियर सिटीजन भी हैं और ये इनकी रोशनी जो है इसमें सुधार होगा, आशातीत सुधार होगा। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से समूचा ऑपरेशन जो है वो लगभग 10 से 12 मिनट के समय में संपन्न हुआ और पूरा का पूरा ऑपरेशन में सूर्य चिकित्सालय की टीम का विशेष सहयोग रहा है। ये स्टोमल हाइड्रेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं। स्टोमल हाइड्रेशन के माध्यम से इंसिजन को सील किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई टाँके की जरूरत नहीं होती है। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब ऑपरेशन होते थे तो उसमें टाँके आते थे, लेकिन मेडिकल साइंस में चिकित्सा विज्ञान की गहनतम खोज के बाद अब टाँका लगाना एक तरह से बहुत अनकॉमन हो गया है। बहुत कम यूज किया जाता है, कभी कभी यूज किया जाता है जब मोतियाबिंद को साबुत निकाला जाता है तब, और अन्यथा टाँके की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इनका ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब ये इंट्राकेमरल टाइम स्लोन डाला जा रहा है और इंट्राकेमरल टाइम स्लोन डालने के पश्चात वेगामॉक्स इंजेक्शन जो है मॉक्सिफ्लॉक्सिन वो डाला जाएगा और वेगामॉक्स इंजेक्शन के पश्चात फिर इनको बीटाडीन आई ड्रॉप जो है 5% बीटाडीन आई ड्रॉप के माध्यम से, ये मॉक्सिफ्लॉक्सिन है और ये बीटाडीन है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा ऑपरेशन मात्र 10 मिनट में संपन्न हुआ। शर्मा साहब कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ। अच्छा, आपने देखा इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम IFIS, ये एक विशेष प्रकार की जटिलता है, जटिल व्याधि है जिसमें मोतियाबिंद के साथ साथ जो प्रोस्टेट की समस्या होती है या कई सारी जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफेक्ट के कारण पुतली जो होती है आँखें पूरी तरह से डायलेट नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन के समय अनेक जटिलताएं होने का खतरा होता है। इसी समय में पोस्टीरियर कैप्सूल रेंट हो सकता है, न्यूक्लियस ड्रॉप हो सकता है, कॉर्नियल डीकम्पेंसेशन हो सकता है। तो इन जटिलताओं से बचने के लिए डॉक्टर्स नॉर्मली आइरिस हुक्स या मैलिग्नल रिंग का उपयोग करते हैं। कई बार अनुभवी चिकित्सक बिना मैलिग्नल रिंग के भी इस तरह के ऑपरेशन संपन्न करते हैं। तो जैसा कि आज आपने देखा कि किस प्रकार से एक ऑपरेशन ये संपन्न हुआ है और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। खोलिए आपको कितनी हुई है? दो है, ठीक। अब इनको पहले तो फिर दिखता नहीं था, अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अब रोशनी में सुधार धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा और अब आगे चल के इस ऑपरेशन में कोई टाँका नहीं, कोई पट्टी नहीं और किसी प्रकार की तकलीफ हुई थी आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, अब 5 वेरी गुड। इस प्रकार से जटिल ऑपरेशन जो कि फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम का एक केस था विद वाइट मेट्रो कैटरेक्ट, ये संपन्न हुआ। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आपको मोतियाबिंद पका हुआ हो, जटिल केस हो, तो इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बरसात का मौसम है, अभी शादी होनी है और अभी सर्दी ज़्यादा चल रही है। इस प्रकार की आप जो है वो बहाने या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्रायोरिटी में नहीं लाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि
इस प्रकार अगर टालमटोल करेंगे हम तो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। तो साथियों, आइए हम नेत्र जागरूकता बढ़ाते चलें और इस नेत्र जागरूकता के कार्यक्रम में आप भी अपना सहयोग करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।